वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लॉ एकेडमी में। आज का टॉपिक है हिंदू विधि की शाखाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ हिंदू लॉ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है हिंदू विधि की शाखाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू विधि एक प्राचीन विधि है और प्रत्येक व्यक्तिगत विधि की अपनी अलग अलग शाखाएं होती हैं। उसी के आधार पर हिंदू विधि के दो सैद्धांतिक स्कूल हैं। हिंदू विधि की शाखाएं, फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल है आपका मिताक्षा शाखा, दूसरा स्कूल है आपका दाय भाग। तो पहले हम रिपीट करते हैं मिताक्षा शाखा। मिताक्षा शाखा जो है संपूर्ण भारत पर लागू होती है सिवाय बंगाल और असम के, यानी कि बंगाल और असम में आपकी मिताक्षा शाखा लागू नहीं होती है। लेकिन जहाँ जहाँ पर मिताक्षा असम और बिहार में दाय भाग का अभाव होता है वहाँ पर भी मिताक्षा विधि लागू होती है, मिताक्षा शाखा लागू होती है। मिताक्षा शाखा जो है वो विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है और याज्ञवल्क्य स्मृति यानी कि स्मृति टीका पर आधारित है। मिताक्षा शाखा की उपशाखाएं भी है। मिताक्षा शाखा की को उसकी उपशाखाओं में भी बांटा गया है, जैसे वाराणसी शाखा, मिथिला शाखा, महाराष्ट्र व मुंबई शाखा, द्रविड़ व मद्रास शाखाएं। उसके बाद में आता है आपका दाय भाग। दाय भाग शाखा जो है वो बंगाल और असम में लागू होती है, जिसको लिखा गया है जीमुत वाहन द्वारा। दाय भाग जो है वो वीर मित्रोदय टीका पर आधारित है। दाय भाग जो है वो 3 चीज़ों पर आधारित होता है: स्त्री धन, विभाजन और उत्तराधिकार। दाय भाग में इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिताक्षा शाखा की, तो मिताक्षा शाखा की उत्पत्ति आज की उत्पत्ति नहीं है। मिताक्षा शाखा 1100 से 1200 एडी तक में विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है जो समस्त हिंदुओं पर लागू होती है। यह शाखा कट्टरपंथी व प्रक्रियावादी मानी जाती है। मिताक्षा का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तता है। वास्तव में यह एक संक्षिप्त और स्पष्ट ग्रंथ है। वास्तव में यह एक संक्षिप्त और स्पष्ट ग्रंथ है। मिताक्षा शाखा में सबसे पहले उत्तराधिकार का देखा जाता है कि मिताक्षा शाखा में उत्तराधिकार की क्या स्थिति है। मिताक्षा में लौकिक है, अर्थात उत्तराधिकार उस निकटतम व्यक्ति को प्राप्त है जो एक ही पिंड अर्थात रक्त संबंध से बने हैं, अर्थात उत्तराधिकार रक्त संबंध पर आधारित है। इस नियम के अनुसार निकटतम रक्त संबंधी मृतक का उत्तराधिकारी हो सकता है। सभी को समान अंश प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है मिताक्षा सैदायकी। सैदायकी को हम इंग्लिश में कोपासनरी भी कहते हैं। सैदायकी का प्रारंभ पुत्र के जन्म से होता है। इस शाखा में सैदायकी के सदस्य संपत्ति धारक से 4 पीढ़ी के सदस्य हो सकते हैं, यानी कि सैदायकी इसमें जो होती है वो 4 पीढ़ी तक की होती है। 4 जनरेशन इसमें इंक्लूड रहती हैं। किसी सदस्य के जन्म से सैदायकी में सदस्यों का अंश घटता और मृत्यु से बढ़ता है। सैदायकी संपत्ति पर कब्जा और स्वामित्व एक होता है, यानी कि इसमें कब्जा और स्वामित्व अलग अलग नहीं होता है, इसमें कब्जा और स्वामित्व एक ही होता है। और मिताक्षा में पुत्र जन्म से प्रॉपर्टी पर यानी संपत्ति पर जन्म से उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन इसमें सैदायकी जो है वो ये हमें बताती है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का अगर परिवार में जन्म हो गया है तो उसमें सैदायकी में उसका एक हिस्सा बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे जन्म हो जाता है तो जो पहले से सैदायकी हैं उनके हिस्सों में से, उनके शेयर में से उसका हिस्सा घट जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो भी सैदायकी बचते हैं उनमें से उनका हिस्सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दाय भाग की। दाय भाग जो है आपका, दाय भाग की जो उत्पत्ति है, दाय भाग 1090 से 1130 एडी में जीमुत वाहन द्वारा लिखित एक टीका है। यह उदारवादी और प्रगतिशील वादी है। दाय भाग उत्तराधिकार
जो है वो सपिंड की व्याख्या करता है, यानी कि ये जो आधारित होता है वो सपिंडा पर आधारित होता है। दाएं भाग में उत्तराधिकार आध्यात्मिक है, अर्थात जो पिंड दान करके शक्ति प्रदान करने की स्थिति में है। टीका में इसमें स्त्रियों और बंधुओं को उत्तराधिकार प्राप्त है। दाएं भाग में सहदायकी की क्या स्थिति है? सहदायकी का जन्म संपत्ति धारक की मृत्यु से होता है, पिता के साथ उसके पुत्र सहदायकी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जन्म से कोई भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर, पिता की संपत्ति पर और पूर्वज की संपत्ति पर उसमें कोई भी अंश नहीं ले सकता है। उसका जो अंश होगा वो पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। इसमें सहदायकी एक पीढ़ी तक ही रहती है। सहदायकी संपत्ति पर कब्जे की एकता रहती है, किंतु स्वामित्व की नहीं, यानी कि इसमें सिर्फ हमें कब्जा मिलता है, संपत्ति पर स्वामित्व नहीं मिलता। इस शाखा के अंतर्गत विभाजन कब्जे का होता है, स्वामित्व का नहीं। दाएं भाग में स्त्री सहदायकी की सदस्य हो सकती है, परंतु कर्ता कभी नहीं हो सकती। अगर हम अब बात करते हैं मिताक्ष और दाएं भाग में अंतर की। मिताक्ष और दाएं भाग में निम्न बिंदुओं पर मतभेद है, जो निम्नवत है। पहला है विस्तार। जैसे कि अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो मिताक्ष कहाँ लागू होता है और आपका दाएं भाग कहाँ लागू होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिताक्ष बंगाल और एवं असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती है। जिन विधियों के विषय में दाएं भाग में अभाव है या मौन है, वह उन विषयों पर मिताक्षरा बंगाल व असम में भी लागू होती है, जबकि दाएं भाग केवल बंगाल और असम में ही लागू होती है। उत्तराधिकार संबंधी अधिकार। मिताक्षरा में लॉ ऑफ प्रोपिनक्यूटी लागू होता है, अर्थात संपत्ति निकट संबंधियों को दी जाती है, जैसे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। पहले स्त्रियों को उत्तराधिकार से अपवर्जित कर दिया जाता था, लेकिन अब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत स्त्रियों को पुरुषों के समान संयुक्त परिवार में सहदायकी के समान माना जाएगा। जबकि दाएं भाग में पिंडदान लागू होता है, अर्थात जो व्यक्ति पिंडदान प्रक्रिया में सबसे नज़दीकी पाया जाता है वही मृतक संपत्ति में उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त परिवार संबंधी। मिताक्षरा विधि में जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति अर्थात पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र अपने पिता के साथ सहदायकी का निर्माण करता है। जैसे कि बात करते हैं हम 2005 के संशोधन अधिनियम के तहत अब बेटी को भी पिता के साथ जन्म से सहदायकी का निर्माण करती है, यानी कि अब बेटी भी पिता के साथ जन्म लेते ही सहदायकी की फाउंडर हो जाती है, यानी कि वो भी निर्माण में सहायक होती है। जबकि दाएं भाग में जन्म से पुत्र परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। मिताक्षरा में परिवार की संपत्ति में अन्य सहदाइयों का हित घटता व बढ़ता रहता है, जबकि दाएं भाग में परिवार की संपत्ति का हित निश्चित होता है। मिताक्षरा में पिता संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेच नहीं सकता है, जबकि दाएं भाग में पिता जब चाहे संपत्ति को बेच सकता है। ओके गाइस, आपका आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जैसे कि लास्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ हिंदू लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, उसका रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला, आप लोगों का सहयोग मिला, मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को भी उसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।